हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 10 यानी एक्सरसाइज 7.10 एनसीईआरटी से। और इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में सपोज किया जाएगा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब सपोज किया जाता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बताएंगे। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी का यूज होगा, उससे जरूर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 12th के बाद भी इंपॉर्टेंट रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th वाली एक्सरसाइज है। तो ठीक है, ये 10 तक यानी 10 लेक्चर 10 एक्सरसाइज होगी तो 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं मेरे। ठीक है, तो 10 तक क्लियर करना, 11th वाली एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक्स स्क्वायर का जब न्यूमरेटर में लीनियर हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो जरूर हमें एक बार चेक करना चाहिए कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से क्या न्यूमरेटर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x आएगा और 1 का 0, 2x आना चाहिए, लेकिन x है तो हम 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपनी तरफ से किसी भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें और न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं। इस क्वेश्चन को सपोज करके भी किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से अगर न्यूमरेटर आ गया तो डिनोमिनेटर को लॉग में लिख लेंगे। 1/2 सबसे पहले अपर लिमिट को पुट किया वेरिएबल के प्लेस पे, फिर लोअर लिमिट को पुट किया वेरिएबल के प्लेस पे। 1/2 ऑफ लॉग ऑफ 1 + 1 2 होता है log 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/2 ऑफ log 2 आएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट है तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा नहीं। फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन में रूट में sin फाई लिखा है और रूट से बाहर cos फाई लिखा है। एक चीज़ तो इसमें अच्छी है कि दो फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो सेकंड फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अब cos को सपोज करें तो sin आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद, sin को सपोज करें तो cos आ जाएगा। दोनों का ही आपस में डिफरेंशिएट करने से cos से sin आ जाता है, sin से cos आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सपोज किसको करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसे हमेशा सपोज कर लो। ठीक है, दो फंक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सपोज किया, और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आए उसे t² सपोज करो जिससे रूट चला जाए। sin फाई का डिफरेंशिएशन होता है cos फाई, d फाई इज इक्वल टू 2t इंटू dt। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था तो फाई की लिमिट आएगी, है ना। अब आगे वाला जो स्टेप बनेगा वो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट भी टी की होनी चाहिए। तो फाई की वैल्यू 0 पहले पुट की इस फंक्शन में, तो sin 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो t² इज इक्वल टू 0 आएगा और 0 का रूट लेंगे तो 0 आ गया। अब उसके बाद फाई के प्लेस पे π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, और टी की वैल्यू निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो sin फाई के प्लेस पे आ गया t², और इसको मैंने लिख लिया cos टू दी पावर 4 फाई, देखना, और cos फाई d फाई। cos फाई d फाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये cos फाई d फाई हमें मिल जाएगा, और रिप्लेस कर देंगे इसको 0 to 1, और t² स्क्वायर रूट वैल्यू t आ गई, और cos टू दी पावर 4 फाई को लिखा मैंने 1 - sin² फाई टू दी होल पावर 2। cos स्क्वायर फाई का मतलब होता है 1 - sin² फाई, और उस पर स्क्वायर लगा दिया, कंप्लीट 4 पावर का यूज हो गया। cos फाई d फाई का वैल्यू होता है 2, बाहर निकाल दिया, इंटू t dt। क्लियर हो गया होगा। cos फाई dt का वैल्यू आएगा 2 t dt, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। हाँ देखो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 0 to 1 t। इधर देखो sin फाई का मतलब अगर t² है तो sin² फाई का मतलब क्या होगा, t टू दी पावर 4, है ना। sin फाई का मतलब t² तो sin² फाई का मतलब t टू दी पावर 4, और t हो गया था t² dt आ गया। 2 0 to 1 t² a माइनस बी होल स्क्वायर था तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर t टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 आएगा यानी t टू दी पावर 8 हो गया, -2 t टू दी पावर 4 dt। इसके बाद का स्टेप देखो 2 0 to 1, हम t² का मल्टीप्लाई करेंगे तो t² और t टू दी पावर 8 t टू दी पावर 2 t टू दी पावर 10 होगा, और -2 t टू दी पावर 5, सॉरी 2 t टू दी पावर 4 था, और t टू दी पावर 2 इधर आ गया, t टू दी पावर 6 हो गया dt। ठीक है, अभी केवल मल्टीप्लाई किया है सिंपली। इसके बाद वाला स्टेप देखो 2 0 to 1, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू दी पावर 3/3 आएगा,
और टी टू द पावर 11/11 और -2 टी टू द पावर 7/7, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 था। अब वैल्यू प्लेस्ट कर लेते हैं 2। 1 वैल्यू प्लेस्ट करेंगे तो टी के प्लेस पे कुछ भी पावर हो वैल्यू 1 ही आने वाली है, 1/11 -2/7, और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0 ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, 11 7 जा 77 और 77 3 जा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 23, 231 इसका एलसीएम आएगा। और 3 से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो 77 टाइम्स डिवाइड होगा और ब्रैकेट के बाहर 2 था। और 11 से इसको डिवाइड किया तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स डिवाइड होगा, 21 आएगा। और 7 से इसको डिवाइड किया तो 33 टाइम्स डिवाइड होगा, 66 आएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो। इज इक्वल टू 2, 77 और 21 ऐड करेंगे हम, 98 आएगा -66 होल बाई 231, और 8 में से 6 को माइनस किया 2 आएगा, 9 में से 6 को माइनस किया 3 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई होल बाई 231 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का 64/231। तो अब इसमें मैंने किया क्या है, साइन फाई और कॉस फाई था, दो फंक्शन थे इंटीग्रेशन के अंदर। एक का डिफरेंशिएशन करो सेकंड आ रहा था, सेकंड का करो फर्स्ट आ रहा था, तो किसी को भी सपोज कर सकते थे। तो कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना, जो रूट के अंदर वैल्यू आएगी उसी को सपोज करना, और रूट के अंदर जो वैल्यू आए उसे टी स्क्वायर सपोज करना। टी स्क्वायर क्यों? टी स्क्वायर अगर सपोज करेंगे तो रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, 1 - sin स्क्वायर टू द होल स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया और आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा हुआ है। क्या इस ब्रैकेट के अंदर देखो, क्या ये 2 10x/1 + tan² का फॉर्म बना हुआ है? ठीक है, 12th क्लास में हो इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए सबको। तो इसके लिए मैंने x को सपोज कर लिया tan थीटा। क्यों सपोज किया, उसका रीजन देखो। अगर x के प्लेस पे tan थीटा वैल्यू सपोज किया और उसके बाद पुट करेंगे तो 2 tan θ/1 + tan² थीटा आएगा, और 2 tan θ/1 + tan² थीटा ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा जिससे साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा। इसलिए मैंने x को tan थीटा सपोज किया। और दूसरा, हमें ब्रैकेट को जैसे ही मैंने देखा, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू देखा तो समझ में आ जाना चाहिए ये फॉर्म बन रहा है sin 2 थीटा का। और sin 2 थीटा का फॉर्म किसके लिए होता है? 2 tan θ/1 + tan² थीटा। अब जिसको हम सपोज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट की 1/1 करके वैल्यू को पुट करते हैं। पहले x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, tan थीटा आएगा, है ना। तो tan थीटा = वैल्यू आ जाएगी tan 0 डिग्री, तो थीटा = 0 डिग्री आ गया। यानी लोअर लिमिट हमें मिल जाती है 0 डिग्री। अपर लिमिट की वैल्यू को पुट किया, 1 = tan थीटा, तो 1 tan π/4 होता है ना। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा = π/4 हो गया। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करना पड़ता है, यानी लिमिट को चेंज करना पड़ता है। लिमिट को चेंज क्यों करना है? अब x की वैल्यू tan थीटा यानी थीटा के वेरिएबल में आ रही है, तो इंटीग्रेशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, यानी एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो वेरिएबल उसी की लिमिट, अगर x का वेरिएबल x की लिमिट थी, अब थीटा का वेरिएबल आएगा तो थीटा की लिमिट होगी। ठीक है, इसलिए चेंज करते हैं हम इसको। तो x की प्लेस पे आएगा dx, tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec² थीटा d थीटा होता है। अब देखो इसके बाद साइन इनवर्स, ये हो गया 2 tan θ/1 + tan² थीटा। क्लियर? और dx के प्लेस पे हमें वैल्यू मिल जाएगी sec² थीटा d थीटा। इसके बाद स्टेप देखो, 0 to π/4 और साइन इनवर्स, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और sec² थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप तो जानते ही होंगे, साइन इनवर्स से साइन कट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बचेगा, बाहर निकाल लेंगे। 0 to π/4 थीटा, थीटा आ गया। क्लियर? और sec² थीटा आ गया था, sec² थीटा d थीटा हो गया। ठीक है, अब पूरा फंक्शन देखो थीटा के टर्म्स में आ गया, थीटा के वेरिएबल में आ गया। अब जब दो फंक्शन आ जाते हैं तो स्टेप तो जानते ही हो कि दो फंक्शन है, एक को सपोज करने से दूसरा नहीं आ रहा है, तो एक को सपोज करने से जब दूसरा नहीं आ रहा है तो फिर मेथड एक ही बचता है, बाई पार्ट का यूज करें। और बाई पार्ट का यूज करने के लिए हमें आइलेट लगाना पड़ेगा।
और आइलेट में देखो एल्जेब्रिक पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो एल्जेब्रिक क्या है, थीटा है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो 2 हम थीटा को छोड़ेंगे और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। यही रूल होता है, बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और होल इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ट्वाइस ऑफ थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर सॉरी डिफरेंशिएशन होगा, सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन tan थीटा आएगा 0 to π/4 माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 आएगी 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा आएगा और डी थीटा होल इंटीग्रेशन क्लोज्ड। तो एक स्टेप और बचा है, उसको और देख लेते हैं। अपर लिमिट को पुट किया π/4 और tan π/4, लोअर लिमिट को पुट करने का कोई फायदा नहीं है, जीरो है, जीरो ही हो जाएगा पूरा। अब इसके बाद इसमें tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec थीटा होता है। इसके बाद लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/4 और सॉल्विंग देख लेते हैं। अब सॉल्विंग रह गई है केवल 2 π/4 और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस लॉग अपर लिमिट को पुट करेंगे log sec π/4 ये आ गया। उसके बाद लोअर लिमिट log sec 0 ये वैल्यू होगी। ठीक है, लास्ट स्टेप देखो 2 π/4 माइनस लॉग sec π/4, sec π/4 से पहले cos π/4 पे जाना पड़ेगा। cos π/4 का वैल्यू 1/√2, sec π/4 का वैल्यू √2। ठीक है, माइनस लॉग sec 0, cos 0 का वैल्यू 1, sec 0 का भी 1। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। वैसे मेरा आंसर मिल गया है, लेकिन हम इसको और डिटेल में इधर लिख लेते हैं। देखो तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 π/4 माइनस √2 को ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं या 2 to the power हाफ लिख सकते हैं, तो 1/2 और log 2 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो या 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो π/2 माइनस log 2 आंसर आ जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये जैसे ही हमें फॉर्म दिखा मैंने x को tan थीटा सपोज कर लिया, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमें कोई मेथड दिखाई नहीं दे रहा था, सपोज करने वाला था, बाई पार्ट मेथड लगाया, सॉल्व किया और आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक रूट के बाहर फंक्शन लिखा है, एक रूट के अंदर। जब एक रूट के बाहर एक रूट के अंदर, तो मेथड मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर की वैल्यू को हमेशा सपोज करना है, वो भी क्या, t²। और जब सपोज किया जाता है तो लिमिट को चेंज किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। 0 की वैल्यू को पुट किया, 0 + 2 कितना आएगा, 2, और t की हमें वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू लोअर लिमिट में √2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 वैल्यू को पुट किया, 2 + 2 4 आएगा, और t² = 4 हो गया, तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अपर लिमिट आ गई 2। x की वैल्यू मुझे बताओ क्या निकल के आएगी, t² - 2। तो x के प्लेस पे आ गया t² - 2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x + 2 के प्लेस पे t²। अब आगे वाला स्टेप देखो, इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करना भी जरूरी है जैसे सपोज किया जाता है। तो dx के प्लेस पे हमें मिलेगा 2t dt। बात क्लियर। अगला स्टेप देखो, √2 to 2 t² - 2 और t² स्क्वायर रूट लेंगे, इसका t आएगा और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया और ये t dt हो गया। क्लियर। अब पूरा फंक्शन हमें t वेरिएबल में मिल गया है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, t² होता है और t² - 2 dt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, √2 to 2 और t² का मल्टीप्लाई करेंगे, t⁻2 और ट्वाइस ऑफ t² dt। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सॉल्विंग के तो सारे स्टेप हो गए, और t⁴ का होगा t⁵/5 और -2 t⁻3/3, है ना। ये जितने भी इंटीग्रेशन हो रहे हैं वो x⁴n का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगला स्टेप इधर बन नहीं पाएगा, इधर देखते हैं। 2 वैल्यू पहले पुट किया तो 2⁵/5 आएगा और 2⁵3/3 आएगा, ये तो अपर लिमिट होगी। लोअर लिमिट को देखते हैं, √2⁵ आएगा by 5 - 2 √2⁵3/3 आएगा।
ठीक है, इसके बाद सॉल्विंग कर लेते हैं। 2 to the power 5 जब करेंगे तो 32 आएगा, बिकॉज 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 बाई अपॉन में वैल्यू 5 है, और 2 to the power 3 8 2 जा 16 होता है, 16 बाई 3 हो गया। ये तो एक ब्रैकेट की बात होगी। अब इसमें देखो √2 to the power 5 आता है, √2 √2 √2 √2 और √2 आएगा, और दो दो के पेयर बना ले तो वैल्यू आ जाएगी 4√2, है ना। बात समझ गए ना। 2 रूट से 2 बन जाएगा, नेक्स्ट 2 रूट से 2 बन जाएगा, 4 हो गया, एक रूट बचेगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ मुझे लग रहा है समझ रहे होगे। √2 का क्यूब करेंगे तो √2 से एक 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से वैल्यू आएगी सेम 4√2 बाई 3। ठीक है, यहाँ से 2 2 2 जा 4, एक रूट बचा। हाँ, अब सॉल्विंग का स्टेप देखते हैं। दोनों से 32 और 16 एलसीएम वो कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन निकालो, वो ज़्यादा बेटर। और 5 और 3 का एलसीएम आ गया 15, और यहाँ से 16 कॉमन निकाल लिया था, 2 बचेगा, और 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 हो गया, है ना। 16 कॉमन निकाल लिया था, 2 बचा था, और 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 16 कॉमन निकाल लिया था, 1 बचा था, 3 5 जा 15, 5 ही आएगा 1, माइनस 4√2 कॉमन आ गया था, 1/5, और यहाँ पे केवल 1 ही 1 बचेगा न्यूमरेटर में, तो 15 एलसीएम आ गया, 5 3 जा और 3 5 जा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें 2, तो 16 अपॉन 15, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 - 5, यानी -2, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 2 मिलेगा, और 2 4 जा 8 हो गया, 8√2 बाई 15 मिल गया। अब हम लोग बहुत क्लोज हैं आंसर के। 16 और 8 का दोनों में से देखेंगे कॉमन, तो कॉमन की वैल्यू 8 आ रही है, 8 2 जा 16 बाहर आ जाएगा, और 15 15 ये दोनों कॉमन आ गया, 16 15, 16 बाई 15 कॉमन आ गया है। 16 कैसे आया, क्योंकि दोनों से 8 कॉमन निकाला है, और डिनोमिनेटर तो कॉमन निकल ही गया था, तो यहाँ पे बचेगा 2, बिकॉज 16 2 जा 32 आ जाएगा। ठीक है, और 8 तो कॉमन निकाल लिया था, यहाँ पे बचेगा √2। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 16 यही बन जाएगा, और 2 8 जा 16, और 16√2 ये बन जाएगा, अपॉन 15 ये आंसर हो गया। देखो, जब एक रूट के बाहर वैल्यू होती है, रूट के अंदर होती है, तो रूट के अंदर की वैल्यू को t² सपोज किया जाता है, लेकिन देख लेना एक का डिफरेंशिएशन करने से सेकंड कुछ मैच करे तो ऐसा सपोज कर सकते हो। उसके बाद मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, पूरा फंक्शन t के टर्म में बना लिया, इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0 to 2, इसका मेथड मैंने फिक्स बताया, और 7.9 एक्सरसाइज में भी बताया, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चन किए, जिसमें मैंने बताया न्यूमरेटर में अगर 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाते हैं। लेकिन याद रखना, हाईएस्ट डिग्री टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, ये 8th 9th क्लास से टीचर ने बताया होगा। x² - x और -4, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, नेगेटिव था वो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया, हाईएस्ट डिग्री टर्म, मैं फिर से रिपीट करूँ, कभी नेगेटिव नहीं होता। dx आ गया 0 to 2। ठीक है, इसमें सपोज किया नहीं है तो लिमिट चेंज होगी नहीं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, x² - x। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आ रही है इसलिए लगा रहे। x का कोफिशिएंट का हाफ किया, 1 था, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, यानी 1 का हाफ ही आएगा, हाफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से 1/4 आएगा, 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और -4 था, जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म से ऑलवेज होल स्क्वायर बनता है, तो होल स्क्वायर बना दिया फर्स्ट 3 टर्म से, x - ½ होल स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को सॉल्व, इन तीनों टर्म से हमेशा होल स्क्वायर बनेगा अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेक्ट लगाए तो 4 4 जा 16, वैल्यू आएगी -17/4। एलसीएम लेना जानते ही होगे, 12th क्लास में हो अभी, तो एलसीएम आना चाहिए। देखो अगला स्टेप, -0 to 2 dx अपॉन x - 1/2 होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया √17/2 होल स्क्वायर। ये कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये एक फार्मूले का फॉर्म हो गया जिसमें आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a। ठीक है, ये जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराया था तो उसमें बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, अगला स्टेप देखो, माइनस, अब तो फॉर्म ही बन गया है तो इंटीग्रेशन ही कर देते हैं डायरेक्ट। 1/2a, 2a का वैल्यू √17/2, ये a का वैल्यू था ना, और log ऑफ वैल्यू आएगी x - 1/2
और माइनस रूट 17 अपॉन 2 होल अपॉन x माइनस 1/2, x माइनस है अपॉन x प्लस है तो प्लस रूट 17 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, माइनस 1 अपॉन रूट 17 आ गया लॉग ऑफ। इसके बाद हम 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, तो 2 माइनस हाफ माइनस रूट 17/2 होल अपॉन 2 माइनस हाफ प्लस रूट 17 अपॉन 2। बात क्लियर। और लोअर लिमिट को पुट करके देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये तो 1 अपॉन रूट 17 दोनों से कॉमन आ गया, 0 की वैल्यू को पुट किया तो 0 तो ख़त्म ही हो गया, अब बचेगा माइनस 1/2 माइनस रूट 17/2 होल अपॉन 0 को पुट किया माइनस 1/2 प्लस रूट 17 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। पहले 2 को पुट किया, उसके बाद 0 को पुट कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अगला स्टेप देखो, माइनस 1 अपॉन रूट 17 हो गया और लॉग ऑफ 2 में से हाफ जाता है 3/2 आता है, ठीक है। 2 में से हाफ गया 3/2 आ गया, माइनस रूट 17 आ गया। मुझे आराम से बताओ क्या हम इसको डायरेक्ट 3 माइनस रूट 17/2 लिख दें, है ना। 2 में से हाफ गया 3/2 बचा, ये 3/2 था माइनस रूट 17/2 था, एलसीएम 2 आ गया, 3 माइनस रूट 17 आएगा। डिनोमिनेटर में भी देखो 3 प्लस रूट 17/2 सिमिलरली आएगा, बस माइनस के प्लेस पे प्लस है इसमें, और 2 से 2 बिल्कुल जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, माइनस साइन कॉमन ले लिया, रूट 17 प्लस 1/2 आ गया, और डिनोमिनेटर में देखो रूट 17 माइनस 1/2 आ गया, इसमें भी 2 से 2 चला गया। अब अगला स्टेप इधर देखो, माइनस 1 अपॉन रूट 17 लॉग ऑफ 3 माइनस रूट 17 अपॉन 3 प्लस रूट 17, ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। और उसके बाद माइनस, इसको मैंने लिखा रूट 17 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 17, ठीक है, माइनस साइन का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो माइनस 1 अपॉन रूट 17 लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्म बना हुआ है। मैंने इसका जो आंसर है वो यहीं पे छोड़ दिया। अगर चाहो तो log m माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। log m माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगाओगे तो m में ये आएगा और अपॉन वाले में जो n है उसमें ये आएगा। उसके बाद फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड होगा। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड के बाद एक बात तो जानते हो, डिनोमिनेटर में अगर रूट आ गया तो रेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो मेरा मेन मोटिव था डेफिनेट इंटीग्रेट करना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दिया है और हमें एक आंसर मिल गया है। log m माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ सकते हो। 6 नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1 to 2। पहले हमें दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कर लेते हैं। e टू द पावर 2x dx माइनस 1 to 2 1/2x स्क्वायर e टू द पावर 2x। हाँ, ये मेथड पीछे कराया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। मैंने मेथड क्या बताया था, जब e टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x, 3x कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ दो फंक्शन आ जाएं तो हमें ध्यान देना है कि पहले तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद e टू दी पावर x के साथ जो फंक्शन आता है, इसमें भी, इसमें आ रहा है 1/x, इसमें आ रहा है 1/2x स्क्वायर। दोनों में से ऐसा हमें फंक्शन सेलेक्ट करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने से सेकंड आ जाए, या इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ जाए। तो क्या लग रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ सकता है? चेक कर लेते हैं। 1/x था, x टू द पावर -1 होगा, माइनस आगे, है ना, और एक पावर लेस आ गया, एक पावर लेस आ गया, तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। 1/x स्क्वायर करेंगे तो 1/x³ आएगा, ठीक है, यानी पावर ज्यादा आएगी। उससे अच्छा है 2/x³ आएगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन पावर 1/x³ में आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ जाएगा। तो मैंने रूल क्या बताया था कि जिसका डिफरेंशिएशन करने से सेकंड फंक्शन आ जाए, यानी जिसका डिफरेंशिएशन करने से जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैच कर जाए, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया था। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बताया था कि जब दो फंक्शन लिखे हो, e टू दी पावर x के साथ फंक्शन लिखा हो, तो एक का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो उसे सेकंड फंक्शन अगर आ जाए, एक का डिफरेंशिएशन करें तो सेकंड फंक्शन आ जाए, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है उसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से सेकंड आ रहा है उसका इंटीग्रेट करेंगे, यानी हम इसका इंटीग्रेट करेंगे और ये जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद फिर मैजिक देखना, वैल्यू कट हो जाती है। अब इसमें क्या है, दो फंक्शन हो गए, आइलेट का यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, ठीक है, आइलेट से तो पता है ना, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद ही में आता है।
एक्सपोनेंशियल देखो लास्ट में आता है, और ये एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक पहले आ गया। तो 1/x 1 to 2 लिखा हुआ है इसमें सपोज करने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, dx माइनस 1 to 2 d अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टू द होल इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e टू द पावर 2x dx। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन करने से नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है उसी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और इस फंक्शन में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1/x e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, x का कोफिशिएंट 2 था, वही वैल्यू अपॉन में आ जाती है। ये बहुत बार बता चुके हैं हम, ठीक है, बताते हुए 10 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। और 1/x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। और e टू द पावर 2x का करेंगे तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 आएगा, और dx -1/2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e टू द पावर 2x। क्या मुझे आराम से देख के बताओ, ये वैल्यू कट हो जाएगी, सेम वैल्यू लिखिए, 1 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कट हो गई। ठीक है, ये क्यों हो पाया? जब मैंने ये कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, ये ट्रिक का यूज़ किया कि एक का डिफरेंशिएशन करने से सेकंड फंक्शन आ जाता है तो उसका इंटीग्रेट कर दो, उससे ये मैजिक हुआ है कि ये दोनों टर्म कट हो गए, सेकंड टर्म सिंगल टर्म आ गया, e टू द पावर 2x अपॉन 2x। इसके बाद कुछ नहीं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू डालना है। 1/2 है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। e2 अपर लिमिट को पुट किया, 2 × 2/x का वैल्यू 2 था, 2 तो बाहर ही निकाल लिया था। इसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट किया, e टू द पावर 2 × 1/x का वैल्यू 1 था, तो 1/2 e टू द पावर 4/2 माइनस ई स्क्वायर आ गया। तो हमें कॉमन क्या मिलेगा? ई स्क्वायर कॉमन मिलेगा, और ई स्क्वायर बाई 2 और -1। ठीक है, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक स्टेप इसमें और कर सकते हैं, 1/4 ई स्क्वायर और ई स्क्वायर -2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें से दोनों में से मिला के 2 एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। 8 नंबर क्लियर हो गया होगा। ये मेरा 10th लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 2 लेक्चर और लेके आएंगे। 11th एक्सरसाइज मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता ही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको कराएंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लो, यानी 10th जो एक्सरसाइज हो गई वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर लो, फिर 11th और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।